गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्य का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस का ब्रीफ डिटेल बताया था कि टोटल कितना नंबर ऑफ यूनिट आपको पढ़ना है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न आपको पूरा समझाया गया था। मतलब वो पूरा ओवरव्यू आपको दिया गया था सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न का। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, यूनिट 1 में जो भी चीजें हैं उसको एकदम एक्सप्लेन करते हुए एकदम बारीकी से डिटेल में उसको समझते हुए हम लोग चलेंगे। यूनिट 1 में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप इस चीज को समझ लीजिए कि मैं जो पेपर पढ़ा रहा हूँ वो पेपर है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने से सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, फिर मैकेनिक्स के बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आएंगे, फिर उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशंस देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके स्टेप वाइज स्टेप हम पहुंचते जाएंगे आपके टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप समझिए कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बातों को समझिए क्लियरली। मैं आपको मैकेनिक्स का डेफिनेशन एक बार में क्लियर कर दूंगा, पहले आप चीजों को समझते चलिए। यहाँ पे जो फर्स्ट मेरा टॉपिक है ये है आपका बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला है कि पहले हम लोग मैकेनिक्स समझेंगे। तो मैकेनिक्स क्या है, देखो टर्म पहले आप मैकेनिक्स समझ जाइए कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है पहले उसको हम लोग क्लियर कर लें। तो मैकेनिक्स का सीधा सा मतलब समझ लो, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या, फोर्स। मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन आपने किया, चाहे कैसा भी बॉडी हो, चाहे वो आपका रिजिड बॉडी हो, चाहे वो आपका रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी हो, या वो आपका क्या हो, डीफॉर्मेबल बॉडी हो। चाहे वो रिजिड बॉडी हो, चाहे वो आपका क्या हो, डीफॉर्मेबल बॉडी। डीफॉर्मेबल बॉडी या इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी। ठीक है ना। तो बॉडी रिजिड हो या बॉडी बॉडी आपका डिफॉर्मेबल हो, उसके ऊपर अगर आप फोर्स का एप्लीकेशन करिएगा तो फोर्स का एप्लीकेशन करने के बाद बॉडी का क्या नेचर होगा उसके बारे में जहां पर स्टडी करेंगे उसको हम लोग सीधे क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब दुनिया का वो सारा चीज एकदम दिमाग के अंदर में डाल लीजिए कि मैकेनिक्स वर्ड आपको कहीं अगर आपको दिख रहा है तो वो सीधा सीधा आपसे फोर्स का बात कर रहा है। अगर आपका बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन किए, फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का क्या नेचर हो गया, क्या उसका बिहेवियर होगा, इसके बारे में जहां पर स्टडी करिएगा उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे बॉडी आपका रिजिड भी होगा या बॉडी आपका क्या होगा, डिफॉर्मेबल भी होगा। तो मैं रिजिड का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा और डिफॉर्मेबल का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का आपका एक ब्रांच है in which we study about the behavior of बिहेवियर कहने का मतलब आपका क्या हुआ, बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा, बॉडी आपका मोशन में रहेगा, या बॉडी में क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आएगा ऑफ बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहले यहाँ पे बात समझ लो, बिहेवियर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। तो बिहेवियर का मतलब होगा ये कि फोर्स लगने के बाद हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में रहे, बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है, या फोर्स लगने के बाद हो सकता है कि बॉडी आपका मोशन में आ जाए, या फोर्स लगने के बाद हो सकता है कि बॉडी डिफॉर्म कर जाए। डिफॉर्म कहने का मतलब होता है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज। डिफॉर्म कहने का मतलब सीधा सा मतलब हुआ कि फोर्स लगने के बाद वो बॉडी अपने आकार और आकृति को क्या कर देगा, बदल देगा। तो फिजिक्स का वैसा ब्रांच आपको क्या कहलाता है, फिजिक्स का वैसा ब्रांच हम लोग किसके नाम से जानते हैं कि वो प्रॉपर टर्म आपका मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एकदम सीधा सा बात आपको क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिक्स क्या है सर। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसके ऊपर में, जिसमें हम स्टडी क्या करेंगे कि किसी भी बॉडी आपका, चाहे वो रिजिड बॉडी हो चाहे वो आपका डिफॉर्मेबल बॉडी हो, मैं रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी को भी क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन किया, ठीक है, तो फोर्स लगने के बाद वो बॉडी हो सकता है कि आपका रेस्ट में रहे, या हो सकता है कि बॉडी आपका मोशन में आ जाए, या हो सकता है कि बॉडी आपका क्या कर जाए, डिफॉर्म। तो डिफॉर्म कब करेगा, तो डिफॉर्म कहने का मतलब हुआ कि वो बॉडी अपने आकार और आकृति में क्या कर देगा, चेंजेस ले आएगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर टर्म आपको क्या कहलाता है, वो प्रॉपर टर्म आपको मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास, दूसरा जो पॉइंट है अप्लाइड मैकेनिक्स है। दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। देखो
तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या कहता है बाबू, अप्लाइड मैकेनिक्स को भी समझ लेते हैं। मत सीधा छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा चीज को पहले हम लोग क्लियर करते चले। देखो अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में आपको क्या बताया कि बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन, फोर्स लगने के बाद अपने बॉडी अपने शेप और साइज को बदल देगा, या रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, वो मैकेनिक्स कहलाएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या कहता है, देखो डेफिनेशन करो, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। ये इंजीनियरिंग साइंस का एक मतलब ये मैकेनिक्स का ये ब्रांच है, या इंजीनियरिंग साइंस भी आप बोल सकते हैं, विच डील्स द एक्चुअल एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड इट्स लॉ। कहने का मतलब आपका क्या है, कहने का मतलब ये है बाबू छोटू कि आप जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज होने वाले जितने सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज आएगा, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, फिर आपका लामीस थ्योरम, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो सारे लॉज और सारे एक्सपेरिमेंट को अगर आप मैकेनिक्स के अंदर में उसको स्टडी कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब मैकेनिक्स के अंदर में इस्तेमाल होने वाले जितने लॉज होंगे, जितने एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है, सब का एप्लीकेशंस, मतलब कौन से लॉ को कहां पे कैसे अप्लाई करना है, कौन से एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम आपको कौन कौन सा प्रिकॉशंस, मतलब कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किस एक्सपेरिमेंट को करते समय आपको कौन कौन सा डाटा कैलकुलेट करना है, किन किन बातों पे ध्यान रखना है, इन सारी चीजों का ब्रॉड स्टडी, मतलब विस्तृत अध्ययन जहां पे किया जाएगा, इंजीनियरिंग साइंस के वैसे ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग साइंस के वैसे ब्रांच को हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सीधा सा बात लिखा हुआ है कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स द एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन मतलब जो रियली में, जो रियल में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो रियल में इस्तेमाल किया जाएगा, एंड प्रिंसिपल मतलब उसका सिद्धांत, ऑफ मैकेनिक्स एंड इट्स लॉ, और उसका क्या लॉज है, इनके बारे में जहां आप स्टडी करोगे, ठीक है, इन सारी चीजों पे जहां फोकस किया जाएगा, उन प्रॉपर टर्म्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उन प्रॉपर टर्म्स को हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। पहला मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स, देखो एकदम क्लियर क्लियर चीज को समझ लो, पहले एकदम आप बातों को एकदम साफ साफ समझ लीजिए, एकदम क्लियर क्लियर। पहला आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो मैकेनिक्स आपको क्लियर किया, ठीक है। फिर आपको बताया कि बाबू अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, ये भी आपको क्लियर किए, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा, ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा उस पर भी हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे समझेंगे। देखिए इसके बाद है सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सिग्निफिकेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और ये चीजें क्या है इसको भी थोड़ा हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले एक चीज आप थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। दो तीन चीजें मैंने आपको बताया, पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात को थोड़ा समझते चलिएगा। तो मैकेनिक्स क्या कहता है कि बॉडी के ऊपर, ठीक है, जब आप फोर्स का एप्लीकेशन किए, ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर आपने फोर्स का एप्लीकेशन किया, फोर्स का एप्लीकेशन करने के बाद बॉडी का क्या बिहेवियर होगा, बॉडी का क्या बिहेवियर होगा, तो बिहेवियर यही होगा कि बॉडी रेस्ट में रहेगा या बॉडी मोशन में आएगा, मोशन में आएगा, या बॉडी क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, डिफॉर्म, इसके अंदर में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, यही। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में मैंने आपको क्या बताया, अप्लाइड मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स ये बोलता है कि अगर जो मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाले जितने लॉज हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हैं, जितने उसके प्रिंसिपल हैं, इन सब चीजों को अगर देखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, जाना जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाएगा। क्लियर? अब ये जब आपको क्लियर है तो एक चीज यहां पे और आप क्लियर कर लीजिए, ये सिग्निफिकेंस जानने से पहले हम बता दें आपको कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इस ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग,
ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या कहता है, ये आपका मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, ये आपका मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, जो क्या बताता है कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, ध्यान से समझना, रिजिड बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर आपने फोर्स का एप्लीकेशन किया, तो यहां पे फोर्स कैसा होगा, तो फोर्स आपका एक्सटर्नल होगा। फोर्स आपका कैसा होगा, तो फोर्स आपका एक्सटर्नल होगा। अब यहां पे रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या होता है, तो रिजिड बॉडी कहने का मतलब आप जान लीजिए कि वैसा बॉडी जिस बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन किया और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद वो बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे स्टोन है, ब्रिक्स है, ठीक है, आयरन्स है, डायमंड्स है, बहुत ऐसे मेटल्स हैं या मटेरियल है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स का एप्लीकेशन करिएगा, ठीक है, तो वो बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा। बोलेगा सर कैसे नहीं चेंज करेगा, तो एक हर चीज टूटता है दुनिया में, कोई भी चीजें परफेक्टली रिजिड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर में एक लिमिट डिफाइन किया गया है कि उस लिमिट के अंदर आप फोर्स लगाइएगा तभी वो बॉडी अपने शेप और साइज को मेंटेन करेगा। अगर उस लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दीजिएगा तो वो अपने शेप और साइज को मेंटेन नहीं करेगा, वो बॉडी के अंदर में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे हम थोड़ा ही सा बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने बोलूं कि ये एक स्टोन का पीस है या ब्रिक्स है, ये डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, डिफरेंट बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिला के बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिला के बना हुआ है, और इधर से आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको आप खींचिए, फोर्स लगा के इसको आप खींचिए, तो अगर ये काफी सॉलिड है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, और जिस मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो बॉडी उतना पैक, उतना रिजिड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हम फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो ये बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगा, डिफॉर्म करेगा, लेकिन अगर इस पे लिमिट से ज्यादा, जैसे मान लो कि इस पे इसका टेंडेंसी है कि ये 100 न्यूटन तक के फोर्स को सस्टेन कर सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये 100 न्यूटन तक के फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, अगर आप इस पे 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो बॉडी क्या करना शुरू करेगा, अपने लेंथ में, अपने आकार में, आकृति में, सब में क्या करना शुरू कर देगा, चेंजेस करना शुरू कर देगा। तो जो बॉडी फोर्स लगने के बाद अपने शेप और साइज को नहीं बदलता है वो बॉडी आपका रिजिड बॉडी कहलाता है। और वो रिजिड क्यों होता है, कारण कि दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो बॉडी उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली क्या होगा, पैक होगा, और ये स्ट्रांग होने के कारण ही अपने शेप और साइज को बदलता नहीं है, ठीक है। बस मटेरियल का कंपैरिजन किया जाता है कि एक मटेरियल के कंपेयर में दूसरे मटेरियल को देखा जाता है। जैसे हम रिजिडिटी का अगर बात कर ले तो आप स्टोन का कंपेयर करिए ब्रिक से, ब्रिक का कंपेयर करिए और उसे स्ट्रॉन्ग वीकर मटेरियल से, और उससे वीकर मटेरियल से, तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि ब्रिक और स्टोन में कंपेयर कर रहे हैं तो ब्रिक कम रिजिड होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन, स्टोन का कंपेयर कर दीजिए और उससे हार्ड मटेरियल से, उसका कंपेयर कर दीजिए और उससे हार्ड मटेरियल से, तो मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है, ये कंपैरिजन देखा जाता है, क्या कि कौन मटेरियल किस मटेरियल के रिस्पेक्ट में आपका कितना ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है, कितना ज्यादा रिजिड है। लेकिन ये टर्म कहना गलत होगा कि दुनिया में कोई भी मटेरियल परफेक्टली रिजिड है ये कभी सही नहीं है। दुनिया में कोई भी मटेरियल परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता है, इस बात को आप अंडरलाइन करके पॉइंट करके लिख लीजिएगा, देयर विल बी नो परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट इन द नेचर, नेचर के अंदर में कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, या नोट्स में आपको कहीं लिखा हुआ मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात समझो क्यों रिजिड हुआ, ये क्लियर है। अब यहां पे आ जाइए, अब यहां पे थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझ ले, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या कहता है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा खेल समझ लीजिए, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इट इज द
branch of mechanics which deals the behavior of rigid body, ये आएगा, बताया भी है मैंने, रिजिड बॉडी या इसी को बोलेंगे नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी आफ्टर द application of एक्सटर्नल फोर्स। मतलब यहां पे कहने का क्या है कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, मतलब मैकेनिक्स का ही ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि अगर आप रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन किए तो फोर्स कैसा होगा बाबू? तो फोर्स यहां पे एक्सटर्नल होगा। फोर्स कैसा होगा बुआ? तो फोर्स यहां पे एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इसके पहले वाले में बताया था, मैकेनिक्स में बताया था कि फोर्स का मैंने कोई प्रॉपर नाम नहीं बताया था कि किस तरह का फोर्स होगा। ठीक है, बॉडी के बारे में भी नहीं बताया था कि किस तरह का बॉडी होगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स आपका स्पेसिफाई हो जाएगा कि फोर्स आपका कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, और बॉडी यहाँ पे कैसा होगा? तो रिजिड होगा। जब ये रिजिड बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगने के बाद इस रिजिड बॉडी का बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या होगा? बॉडी रिजिड है, बिहेवियर क्या होगा? तो बिहेवियर मैकेनिक्स के अंदर में आपको क्या बताया कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा मैकेनिक्स के अंदर में? तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। दूसरा आपको क्या बताया? बॉडी मोशन में रहेगा। दूसरा ये आपको बताया। तीसरा आपको क्या बताया कि बॉडी के अंदर में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। बॉडी के अंदर में क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और डिफॉर्मेशन का मतलब भी आपको क्या बताया? चेंज इन शेप एंड साइज। अब यहाँ पे देखो, बॉडी रिजिड है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है। यहाँ पे डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, होगा क्या? तो बॉडी के अंदर में सिर्फ रेस्ट होगा और या बॉडी के अंदर में सिर्फ क्या होगा? मोशन होगा। तो सीधी सी बात हो गई कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द बिहेवियर ऑफ रिजिड बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर कर लो, मैकेनिक्स के अंदर में मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स के अंदर में फोर्स भी डिफाइन नहीं था, किस तरह का फोर्स, बॉडी भी डिफाइन नहीं था, किस तरह का बॉडी। बट एकदम दिमाग के अंदर में डाल लीजिए कि अगर आपसे कहीं भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करेगा तो एकदम दिमाग के अंदर में चीज सेट कर लीजिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा और हमेशा रिजिड बॉडी का ही बात करेगा। जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो सारा का सारा बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर ही लगेगा। और फोर्स कैसा होगा? तो फोर्स आपका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, रिजिड बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? तो बिहेवियर यही होगा कि बॉडी आपका रेस्ट में रहेगा या बॉडी आपका मोशन में रहेगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लिमिटेशंस क्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लिमिटेशंस क्या हो गया, तो लिमिटेशन बाबू इसका यही होगा। लिमिटेशन इसका क्या होगा? तो लिमिटेशन अगर आपसे कोई पूछ दिया तो लिमिटेशन इसका यही होगा, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन इसका यही होगा कि बॉडी आपका हमेशा रिजिड रहेगा, बॉडी हमेशा आपका रिजिड रहेगा और फोर्स इस पे हमेशा कैसा लगेगा? तो फोर्स इस पे हमेशा और हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, हमेशा और हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द बिहेवियर का आने का मतलब क्या? रेस्ट या आइदर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्या? एक्सटर्नल फोर्स। दैट थिंग इज नोन एज क्या? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं, बार बार इस पे प्रेशर इसलिए आपको दे रहा हूं, एकदम चीज क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग के अंदर में कॉन्सेप्ट आपका एकदम साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला मैंने आपको मैकेनिक्स बताया, मैकेनिक्स क्या होता है, क्लियर होगा। दूसरा मैंने आपको अप्लाइड मैकेनिक्स बताया, अप्लाइड मैकेनिक्स आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तीसरा मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको क्या होगा, ये भी क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है, अंतर मात्र थोड़ा थोड़ा है। नाम
एक ही है, एक को मैकेनिक्स दिया, एक को अप्लाइड मैकेनिक्स दिया, एक को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिया, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अब इसी के अंदर में मैकेनिक्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या यूज है, कहां कहां इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसेंशियल फॉर डिजाइन, मतलब ये डिजाइनिंग पर्पज से इसेंशियल होगा, एंड एनालिसिस, और एनालाइज करने के लिए, निष्कर्ष करने के लिए, ऑफ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, बहुत तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर अगर आप डिजाइन करते हैं, जैसे कोई कॉलम बना दिए, कोई पिलर बना दीजिए, कोई बीम बना दीजिए, या बहुत तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ट्रस होता है, पायर होता है, बहुत तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। ये सब आप चीज पढ़िएगा जब आप हायर सेमेस्टर के अंदर में आइएगा, ये सारी चीजों के बारे में पढ़िएगा। तो स्ट्रक्चरल मेंबर बहुत तरह के स्ट्रक्चरल, जैसे कुछ मैंने नाम बताया, कॉलम, पिलर, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा, बीम, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो डिजाइन करते टाइम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लॉज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिजाइनिंग करते समय। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो जब आप हायर सेमेस्टर में आइएगा तो बहुत ऐसे पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे जो यूज से आपको उसके इस्तेमाल से, किसके इस्तेमाल से, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस्तेमाल से उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स कहने का मतलब, आप कोई गाड़ी का ही पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्सेल डिजाइन कर रहे हैं, पिस्टन डिजाइन कर रहे हैं, गियर का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। बोलेगा सर कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, ये जो है ये सारे ब्रांच के लिए मदर है, चाहे वो किसी भी तरह का ब्रांच हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, ये सारे ब्रांच के बच्चे को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हर जगह है, ठीक है, इसीलिए ये सारे ब्रांच के लिए उसका ये मदर ऑफ द ब्रांच बोला जाता है, मदर ऑफ द ब्रांच है ये, ठीक है। मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप बना रहे हैं तो बहुत तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, स्विच होता है, फिर आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो बड़ा मशीन हो गया, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनते हैं, ठीक है, फैन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, उन सब में डिजाइन करते समय इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग के अंदर में उन सारी चीजों में इन सारे इसके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर के डिजाइन करने में, मैकेनिकल कंपोनेंट्स को डिजाइन करने में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को डिजाइन करने में, ये सारी चीजों में, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि अभी अभी जस्ट आपने इंजीनियरिंग करना शुरू किया है, जब आप हायर सेमेस्टर में आइएगा तो इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपको समझने आने लगेगा। जैसे एक छोटा सा ही अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखो एक मैं छोटा ही सा नाम एग्जाम्पल देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम सभी लोग जाना होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में भी मैकेनिक्स है, तो ये कैसे बना है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स मिला के आपका क्या बना दिया, मैकेनिक्स बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, मैकेनिक्स आ गया। तो मैकेनिक्स हर जगह घुसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर ब्रांच के बच्चे को पढ़ना है, सारे ब्रांच के बच्चे को पढ़ना है, लेकिन किसी किसी को ज्यादा यूज है, जैसे मैकेनिकल सिविल का ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाबू ये सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है, क्लियर है, ये आपके सिलेबस के अंदर में पढ़ना है। आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है देख लेते हैं। आगे देखिए, रेलिवेंस है, ठीक है, रेलिवेंस क्या क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो जो सिग्निफिकेंस है वही रिलेवेंस है। ये इसेंशियल फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, मैकेनिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ईटीसी इनकाउंटर्ड इन इंजीनियरिंग। इनकाउंटर्ड कहने का मतलब इस्तेमाल, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है वही आपका क्या हो जाएगा, रेलिवेंस हो जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा खास टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। चलो अब यहाँ पे अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, अगला मेरा जो टॉपिक होगा उसके ऊपर देखो, अगला जो मेरा है, अगला इस टॉपिक पे आएंगे तो देखेंगे, ठीक है, ये आपका अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लियर किया था कि बाबू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है।
सेम चीज यहां पे आ गया कि ये क्या बोलता है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, विच डील्स द बिहेवियर में फिर क्या हो गया, बॉडी हो सकता है कि रेस्ट में रहे या बॉडी हो सकता है कि आपका क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब आपको बताए, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये चीज अभी जस्ट आपको क्लियर किया है कि एक्सटर्नल फोर्स जब रिजिड बॉडी के ऊपर लगेगा तो बॉडी का जो नेचर, जो बिहेवियर होगा, उसके बारे में जहां पर स्टडी करोगे उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको समझना है। अब ये इसके बाद का टॉपिक है कि भैया मैकेनिक्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मैकेनिक्स का कितने टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैसे उसको पढ़ते हैं, क्या क्या उसका इस्तेमाल है, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। वो उसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो इसके बाद का वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम आपको क्लासिफिकेशंस भी समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।